हाय गाइस, आई एम बैक विद अ वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वालों के लिए। सीजीएल 2022 वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई सीजीएल 22 वालों के लिए डेडिकेटेडली वीडियो बनाई गई है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। रिज़ल्ट वैसे तो मैं आपको बता देता, ठीक है, अपने स्टाइल में जैसे आपको बताते हुए आए हैं, पर एक ग्लिम्स भी आपको दे रहा हूँ और एक्यूरेट डेट भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वीडियो में डिस्कशन होने वाला है वो क्या क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 1 लाख प्लस जो सीजीएल 22 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि सीजीएल 22 में कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो मेंस की अटेंडेंस थी वो देखेंगे हम। सीपीटी कट ऑफ अलग जाएगी, डेस्ट की अलग जाएगी, एक नॉर्मल लिस्ट अलग आएगी, जेएसओ और डबलएओ की अलग। यानी टोटल पहली बार ऐसा होगा जिस पर 5 लिस्ट से ज़्यादा आने वाली है एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, सारी पोस्ट का थोड़ा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सीएचएसएल वालों के लिए भी टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो डिस्कस कर लेंगे और टीयर 1 की अटेंडेंस भी। तो माय नेम इज़ हेमंत और आइए आज की वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अटेंडेंस की बात मैं भी कर रहा था, टेलीग्राम पर बहुत पहले मैंने डाल दिया था ये चीज़ फ्राइडे को ही, ठीक है। आज मंडे हो चुका है और फ्राइडे को ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी थी कि सीजीएल 22 में 3,60,000 में से 3,17,000 बच्चे टीयर 2 देने के लिए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि वो देने तो गए, पहला उन्होंने दिया, उसके बाद डेस्ट यानी जो टाइपिंग होता है उससे स्किप कर दिया 1500 बच्चों ने, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि 1500 बच्चों ने स्किप किया, या तो उनका पेपर ख़राब हो गया पहले वाला, ठीक है, इधर ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है बहुत सारे बच्चे चेक करने के लिए जाते हैं लेवल कैसा रहा, ठीक है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं, 1500 बच्चों ने छोड़ दिया। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेंस की डेट की बात पर कि रिज़ल्ट जो है मेंस का जो हुआ है वो कब आएगा सीजीएल 22 का। ये चीज़ आज डिस्कस कर रहे हैं और सबसे काम की बात आपको एक बता देता हूँ कि एक्यूरेट डेट जो है ना मैं आपको ज़रूर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पर मैं शेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपको डेट अभी बता दी जाएगी एक्यूरेट, ठीक है। अभी एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, सीजीएल 18 से शुरू करते हैं। सीजीएल 18 में सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 18 दिसंबर को हुआ था और 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। लगभग आप देखोगे कि ये 3 महीने के अंदर आ गया था, 30 नहीं 3 महीने, ठीक है। तो ये 3 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब जो टीयर 2 हुआ था, जैसे अभी हो रखा है आपका मेंस, वो 14 सितंबर को हुआ था और 25 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आ गया था, यानी सिर्फ 40 दिन में। सीजीएल 19 एक एक्सेप्शन चला था, ठीक है। उसका रीज़न था कि कोविड बीच में आ गया था, दूसरा उस पर कोर्ट केस हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा लंबा खिंचा था। उसकी बात ना करते हुए मैं 20 पे आता हूँ। उसका आप देखोगे 3 फरवरी को हुआ था टीयर 2 और 26 अप्रैल को उसका आ गया था रिजल्ट, यानी 2.5 महीने में। तो आप देखोगे लगभग 40 से 80 दिन के पीरियड के बीच में रिजल्ट जो है टीयर 2 का दे देते थे। सीजीएल 21 में भी ऐसा ही हुआ, 60 दिन में। 8 अगस्त को पेपर हुआ, 15 अक्टूबर को रिजल्ट आया। तो यानी 40, 60, 80 ये हमारी विंडो फ्रेमिंग चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये ईयर वाइज चल रही थी। 18 के बाद 21 में और कम टाइम लगा, 20 में थोड़ा ज़्यादा लगा, कोविड आया। यानी कि अगर कोविड नहीं आता तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 40 से 60 दिन में रिज़ल्ट पब्लिश कर रहे थे। अब क्योंकि सीजीएल 22 में एक चीज़ हुई जो बहुत ही अच्छी हुई, ठीक है, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या थी। पहले बात कर लेते हैं जेई मेंस। जेई मेंस का रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक के अराउंड आ जाएगा और सीएचएसएल फाइनल का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सीजीएल 22 के आसपास ही आएगा। सीएचएसएल का हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में एंड में। सीजीएल 22 जो है 2 से 7 मार्च को हुआ, ठीक है, 2 से 7 मार्च को हुआ है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन 60 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, अभी वो भी बताऊँगा आपको। पहले क्या होता था, डेस्ट, सीपीटी, पोस्ट प्रेफरेंस, टीयर 3 पेपर, ये सब होते थे। टीयर 3 के बाद हमारी ये 4 स्टेप होती थी। अब यहाँ तक का प्रोसेस पहले ही ले लिया एसएससी ने, यानी कि ऑलरेडी आप जो है वो फास्ट चल रहे हो। वरना क्या होता, अभी टीयर 2 रिजल्ट आता, फिर आपकी सीपीटी होती, फिर आपका जो है वो फिर डीवी होता। तो ये सारा प्रोसेस आपका जो है वो बच गया। अब इसी चीज़ को देखते हुए टीयर 1 एग्ज़ाम जो हुआ था, आप देखोगे 13 दिसंबर को हुआ, रिजल्ट 9 फरवरी को आ गया था। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 2 दिन लगे, जबकि टीयर 1 में बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम चला। इस बार टीयर 2 एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को हुआ था। 7 मई से 17 मई के बीच में रिज़ल्ट आपका आ जाएगा डेफिनेटली।
और जो एक्यूरेट डेट है वो कहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पर। वो आपको रिजल्ट आने से पहले पूरी कोशिश करी जाएगी, बता दिया जाएगा कि कब आ रहा है, ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। जो बहुत सारे बच्चों को एक्सपेक्टेड जो फैमिली रिएक्शन बनानी है जो भी है वो भी हम बता देंगे, है ना, कब बनानी है। तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे। अभी जो मैंने आपको एनालिसिस से बताया वो ये है कि 7 मई से 17 मई इस विंडो में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार सीपीटी जैसा पहले हो गया है तो उसकी भी ये लोग साथ साथ चेकिंग कर रहे होंगे। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, 20 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो जो आपका Tier 2 वाला होगा उसकी चेकिंग के साथ, मतलब वो OMR जो आपके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑनलाइन वो चेक हो जाएगी और सीपीटी आपका उसके साथ साथ असेस हो रहा होगा, ठीक है। अब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जिन्हें ऐसा लगता है, और क्या हुआ कि मैंने एक बुक लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, अभी इस वीडियो में बहुत सारा मसाला बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट कौन सी पोस्ट आपको नहीं भरनी है और कौन सी भरनी है, ठीक है। जो बुक की मैं बात करने वाला हूँ बहुत खास बुक है, क्योंकि जो मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी बच्चे बोल रहे थे कि इनमें से ज़्यादातर बुक्स उनके पास है या काफ़ी ज़्यादा प्राइस है उनका। तो जो आज आप बुक देख रहे हो वो है नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, मैथ मैजिशिया ये वाली बुक है। देखिए ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इसमें क्या है, प्री प्लस मेंस, आप मेंस को टारगेट करके देखोगे तो 28 सेट है 2010 से लेके 22 तक के सारे, ठीक है, 21-22 जितने भी हैं आपके वो सारे हैं इसमें। नवंबर 2022 तक प्रीलिम्स वाले हैं, मतलब 22 के प्री तक के। सबसे खास बात क्या है इस बुक की कि इसमें आपको 3 टाइप की अप्रोच मिल रही है, और उससे भी खास बात क्या है इस बुक की, फ्री है, ठीक है, यस आपने सही सुना है, फ्री। मतलब मैं इसकी फ्री PDF जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम बताइए आपको क्या है, SSC कोर 123, यहाँ पर इसकी फ्री PDF डाल दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। और जिसको पेड लेनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से खरीद सकता है, जिसे अगर प्रिपरेशन करनी है सही से 2300 के लिए, ठीक है। अब इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें ना वैदिक मैथ यानी आपकी कैलकुलेशन के भी तरीके हैं, थॉट प्रोसेस भी आपको बताया, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बताए हैं। और जो सर है जिन्होंने ये बुक बनाई, राजा सर, उनकी खुद ऑल इंडिया रैंक 24 आई हुई थी, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे वो, 16 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें टीचिंग का हो चुका है। इसमें आपको बेसिक से लेके सब कुछ मिलेगा। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये जो पुराने क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस करे ना, देखिए नियॉन की अप्रोच दी हुई है इस टाइप से, जैसे कोई नंबर सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। अब फ्रैक्शन का इन्होंने बताया कि आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर नियॉन की अप्रोच है थॉट प्रोसेस कि आपको पता है 1/11 9 ये होता है, ठीक है, परसेंटेज में 9.09, तो इसको इतनी परसेंटेज बना लो। जैसे आपको ये पता है कितनी परसेंटेज, ये भी इन्होंने आगे सिखाया हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट हो गया। तीसरी थॉट प्रोसेस से भी इन्होंने बताया हुआ है, तो यानी कि आपको 3 अप्रोच एक क्वेश्चन के अंदर मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेस्ट हो जाता है कि आपको डिटेल में मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अटकते हो ना तो ये जाके ज़रूर देखो, क्योंकि जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो सकता है इसमें आपको एक बेहतर तरीका मिल जाए और एक शॉर्ट अप्रोच मिल जाए करने की क्वेश्चन को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और PDF टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी 550 पेज की। आगे चलते हैं। अब देखिए CGL 22 में जो मैं बात कर रहा था, ये परसेंटेज एरर जो 20 वाले में था वो रहा था, सेम चीज़ 22 वाले में फिक्स है कि आपको इतना ही लेके आना है। 3 लिस्ट उस टाइम पे गई थी, जैसे WO की अलग गई हुई है और आपकी JSO की अलग गई है और बाकी सबकी एक अलग गई है। इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट हुए Tier 2 के बाद। इस बार आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले, 37,000 तो आपकी पोस्ट है। Tier 1 में हमने देख लिया कि 10 टाइम सेलेक्ट हो गए, जैसा मैं बोलता हुआ आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर आपको जब 37,000 पोस्ट है तो 1 लाख बच्चे Tier 2 में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 1 लाख बच्चे जब सेलेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। कट ऑफ इसी टाइप से आपकी बन के आने वाली है और मार्क्स आपके नहीं आएंगे अभी सिर्फ आपकी लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूं 22 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन लेगा आपका, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से सुन लो, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, यानी पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले मांगी जाएगी, लिखी 15.3 में। प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर्म लॉन्च होगा वेबसाइट पर, वहाँ से मांगी जाएगी। आपने एक बार इंडिकेट कर दी वो चेंज नहीं होगी, तो बहुत सोच समझ के पोस्ट भरना। और इस मामले में ना हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, लगातार 4 साल पोस्ट भरवाई है बच्चों की, ठीक है। तो आप जो है वो बहुत सोच समझ के भरना, कोई भी डाउट आए
यू शुड आस्क योर फ्रेंड जो लगे हुए हैं, कोई नहीं है मैं पहले ही बोलता हूँ तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। वो डेट आपको बता दी जाएगी जब आपका ये लॉन्च होगा, और इसके लिए एक बेहतरीन काम भी करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलने वाली है धीरे धीरे, ठीक है, इस चैनल पर। अब जो अपनी सबमिट नहीं करेंगे टाइम में, उनको किसी भी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। चाहे आप गाँव में रह रहे हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोर्ट के मामलों में उलझे रहना, कोई ग्रीवेंस कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होगा। आपको भरनी है तो भरनी है, पूरा आपको एक टाइम दिया जाएगा, यानी आपको 1 से 2 दिन आपको ज़रूर दिए जाएंगे पोस्ट भरने के लिए। 1 दिन तो डेफिनेटली दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आप भरो पोस्ट को, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करना और मेडिकल। ये जो पोस्ट आप देख रहे हो 3, 4, इनके अंदर आपकी जो है वो 5 पोस्ट, ये इन 5 पोस्ट में आपकी फ़िज़िकल भी होगा, यानी आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। बाकी पोस्ट में आपकी सिर्फ फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स है, टेस्ट नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूडीसी ब्रो को छोड़ के आगे चलते हैं। अब जो आपने सेलेक्ट कर लिया वही रहेगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट कंसर्न है वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आप उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे। आपकी जो भी परफॉर्मेंस आएगी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में, उसके हिसाब से आपका पेपर जो है वो मेरिट जो है वो बनेगी। सेक्शन 3 जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, जिसकी हमने काफ़ी बार बात करी, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेस्ट, ठीक है। तो इनका हायर स्टैंडर्ड सेट होगा, हायर कट ऑफ, जैसे मैंने बताया आपको 27 नंबर हमारे हिसाब से जाएगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है बट इसके आसपास ही रहेगा। सेम चीज़ डेस्ट का रहेगा कि 5% तक एरर जाएगा, ठीक है। अभी जो है वो सबके लिए सेम है 20%। और अब बात करते हैं मेरिट जो होगी आपकी कैसे होगी। देखो 5 लिस्ट बनेंगी, ये लिस्ट 1, ये लिस्ट 2, ये AAO की लिस्ट बनेगी आपकी। इसमें आपकी टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना कंप्यूटर से। सेम JSO में आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका मैथ पर ही हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 3 जो आपका AAO का हुआ है। बात आती है बाकी पोस्ट पर, टैक्स असिस्टेंट वगैरह, जहाँ डेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ पर आपका डेस्ट का हायर स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब TA की पोस्ट हो गई आपकी और UDC की पोस्ट हो गई जहाँ पर आपका डेस्ट है वहाँ, ठीक है। मेरिट लिस्ट जहाँ CPT प्रिस्क्राइब्ड है उसका एक हायर स्टैंडर्ड रहेगा, वहाँ पर आपका डेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज। इसलिए जिस पोस्ट में CPT है ना उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। मैं अभी ये भी दिखाऊंगा कैसे, अभी आपको पूरी लिस्ट भी समझाने वाला हूँ, पूरा देखो वीडियो को ध्यान से, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है बाकी सबकी सिर्फ इन पर प्रिपेयर होगी, मतलब 5 लिस्ट आने वाली है आपकी, जैसे मैं अभी बता रहा था। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस Tier 2 पर ही होना है और प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट पे होना है आपका। बाकी क्वालिफाइंग से कोई लेना देना नहीं है, वो क्वालिफाइंग है सिर्फ जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। आपके नंबर जो है Tier 2 के जुड़ेंगे, यानी कि आपका पहले होगा Tier 2, फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, फिर आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आपके ये इस ऑर्डर में आने वाला है, पहले आपका Tier 2 का रिजल्ट आएगा, फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस लेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना क्या क्या होने वाला है। अभी ये आने वाला है जो मैं आपको बता रहा था 7 से 17 मई, ये कभी भी आ सकता है और एग्जैक्ट डेट मैंने बोला टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस इसके बाद ली जाएगी, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 20 दिन बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, ठीक है। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मेंस की आते ये लिस्ट वाला, पोस्ट प्रेफरेंस अब डिस्कस करेंगे। लिस्ट वाला मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो देख लेना, आई बटन पर क्लिक कर लेना, नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिसमें कट ऑफ डिस्कस करी है। एक मैंने करी थी कि CPT की कट ऑफ जाएगी, एक करी थी मैंने डेस्ट की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। डेस्ट वाले में कौन सी आ जाएगी, इनकम टैक्स, जहाँ पर 20% एरर है, यानी ITI आ जाएगी आपकी, ED आ जाएगी, DA आ जाएगी, डिविजनल अकाउंटेंट। तो ऑब्वियसली मेरे भाई इन पोस्ट की कट ऑफ हाई जाएगी, जिसके नहीं है क्वालिफाइंग वो डेफिनेटली इन्हीं को भरेगा, या तो ITI भरेगा या ED भरेगा, DA भरेगा। तो जो हो रहे होंगे वो या तो MBA भरेंगे, ASO CSS भरेंगे, क्योंकि दिल्ली में GST में सीट नहीं है तो GST थोड़ा नीचे चले जाएगा ASO CSS से, ठीक है। GST में दिल्ली में सीट नहीं होने की वजह से नॉर्थ में ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और तीसरी लिस्ट आपकी जो रहेगी वो टैक्स असिस्टेंट की, तो यानी टोटल 3 लिस्ट बनेगी। एक आपकी डेस्ट की बनेगी टैक्स असिस्टेंट की, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी जो ओवरऑल पोस्ट के लिए। बाकी AAO की एक अलग बनेगी और उसकी एक अलग बनेगी। तो मैंने बता दिया था टारगेट रेंज 3500 AIR तक रहेगी, जहाँ तक भी होगा, और इसके बाद मैंने पूरा दिखाया भी था। अब ये भी हो गया आपका। अब हम पोस्ट प्रेफरेंस पे आ जाते हैं। भाई वीडियो हो रही है काफ़ी ज़्यादा लंबी, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत काम की चीज़ है, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले बनाई थी 2021 वालों के लिए। उस टाइम पर कम डिपार्टमेंट थे, इस टाइम पर 56 डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक एक डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब वैकेंसी ज़्यादा हो। जैसे आपके ये 2 कैग के अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, कैग के अंदर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अब अगर मैं ऑडिट वाले की बात करूं तो अकेला ऑडिट में 1260 वैकेंसीज हैं, हाईएस्ट वैकेंसी है जो मैंने अब तक देखी है SSC के फील्ड में AAO के अंदर। यानी कि CGL 16 में आई थी 1000,
ठीक है। उसके बाद अब तक इतनी देखने को नहीं मिली, 500 800 ये 500 तक गई है उसके बाद, और अब आ रही है सबसे ज़्यादा 1260। इसमें 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, लेवल 8 है, गजेटेड पोस्ट है, CPT टेस्ट किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कलर ब्लाइंड के लिए भी एलिजिबल है। इस पोस्ट की कट ऑफ मैंने अभी तक नहीं बताई है। अगर आप इस पोस्ट की कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो मैं ट्राई कर लूँगा इसको बनाने की, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है, डाटा होता नहीं है इसका और काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर हमें टाइम मिलेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि और बहुत सारी पोस्ट बची हुई हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, बाकी कोशिश करी जाएगी। AAO अकाउंट वाली की 202 पोस्ट है, ये भी काफ़ी टाइम बाद आई है, पहले आई थी CGL 16 में, अब आई है उसके बाद। सेम चीज़ इसकी है। इन पोस्ट के अंदर टूरिंग होती है, आपकी फील्ड में विजिट करना होता है, ऑडिट ऑफिसर में, अकाउंट में नहीं करना होता है। ऑडिट में आपको ऑडिटिंग करनी होती है डिपार्टमेंट की, वेरियस डिपार्टमेंट जो रहते हैं आपके, जैसे आपका इनकम टैक्स में अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी ऑडिटिंग कैग वाले करेंगे, GST की भी कैग वाले करेंगे, मंत्रालय की भी, दिल्ली पुलिस की, स्टेट पुलिस की, सबकी ऑडिट कैग वाले करेंगे, ठीक है जाके। तो ये थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, इनका टूरिंग रहती है, मतलब 15 दिन इस डिपार्टमेंट में इसकी लोकेशन पर गए, 15 दिन इसमें गए, इसलिए एक छोटा स्टेट इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे दिल्ली, त्रिपुरा, गोवा, जहाँ पर आपकी जो है फील्ड ड्यूटी अगर होगी तो विद इन एक एरिया हो, वहाँ से सुबह गए शाम को आ गए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वही अकाउंट में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, बट ऑडिट के अंदर पावर्स रहती हैं, आपकी लाइजनिंग अच्छी होती है। ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं डिटेल में भाई डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लो, पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ के आपके साथ डाल दूँगा रिजल्ट तक, ठीक है। और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की मैं बात करूँ तो ये DOPT में 982 वैकेंसीज़ है, इसका क्लरिकल काम होता है, ठीक है। इसमें आपकी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आपके जो ऑफिसर है उनके बिल क्लियर करना, आना जाना, खाना पीना, कभी कभी आपको घुमाने भी ले जाते हैं, जब आपको अटैच करते हैं, आप किसी मिनिस्ट्री में हो, डिफेंस में हो, कोई सबमिट हो रही है तो आपको ले जाएंगे, ऐसा काम रहता है। बाकी मोनोटोनस है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ऑफिस जाना है, ऑफिस आना है, ठीक है। ये इसका आसपास मतलब इसका एक जो बेहतरीन फ़ायदा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दिल्ली का। आपको दिल्ली आप में इसमें श्योर शॉट मिलेगी, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई चली जाती है। लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो जिनके फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, वो डेली के बेसिस को डालते हैं अच्छे नंबर वाले, ठीक है। दूसरा आपकी एक कोविटेड तो है ही, रिस्पेक्ट रहती है। आप अगर किसी ऐसे मंत्रालय में हो, गृह मंत्रालय में हो, आपकी पावर्स रहेंगी आपके पास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इनमें पावर मिल जाती है कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, ठीक है। रेलवेज़ ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, काम कम होता है रेलवेज़ के अंदर, और CSS और रेलवे में CSS थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप मिनिस्ट्री बदल सकते हो, ठीक है। आप मिनिस्ट्री बदल सकते हो, वहीं आप इसके अंदर मिनिस्ट्री नहीं बदल पाते, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है आपका रेलवेज़ का। और IB में आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, बट IB में आपको एक चांस मिलता है कि आप जो है दिल्ली ले सकते हो, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, बट थोड़ा सा सीक्रेसी रहती है, काम आप शेयर नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो में डिस्कस करूँगा। MEA में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इस बार, तो हाई चांस है कि इसकी रैंक जो है वो डबल डिजिट तक, इस बार सिलेक्शन डबल डिजिट में हो, ट्रिपल डिजिट में हो, 2 डिजिट तक ना हो, क्योंकि 53 तो यही हो गई। फिर ITI जो एलिजिबल नहीं होंगे वो भी ऑप्ट करेंगे, और भी पोस्ट ऑप्ट करेंगे जो आपकी CPT में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है इसकी 100 के आसपास भी कट ऑफ चली जाए, वरना ये कम पर जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी AFHQ, ये दिल्ली बेस्ड है, इसलिए इसको डाल देते हैं। इसमें थोड़ा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट नहीं रहता है और काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, और टेक्निकली ये डिपार्टमेंट ग्रो नहीं कर पाया। आपको मेल भी करनी है तो एक कंप्यूटर मिलेगा 10 में से, ठीक है। बहुत सारा इसके अंदर वो है, मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको बता रहा हूँ ये सारी पोस्ट अभी तक जो मैंने डिस्कस करी, इन सब के लिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से फिजिकल स्टैंडर्ड शुरू होता है और CPT शुरू हो रहा है। देखो CPT ये 3 पोस्ट में आया, यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, ये चेक करेंगे अभी। 1113 जो एक्साइज की वैकेंसीज़ है, मैंने स्टेट वाइज शेयर कर रखी है, ये भी स्टेट वाइज शेयर कर रखी है मेरी वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये सारी स्टेट वाइज शेयर्ड है ऑलरेडी। इनकी वर्क प्रोफाइल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कस्टम्स का काम एग्जामिनर का दोनों का अलग होता है। एग्जामिनर में एग्जामिनेशन करते हैं, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शेड्स होते हैं वहाँ पर जो भी आपका गुड्स इंपोर्ट होकर आ रहा है, एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, वेयर हाउस में सामान रखवा देते हैं, ठीक है। जो सामान आपका यहाँ पर आया डॉक पर अनलोड और लोड होगा तो एग्जामिनेशन करनी ज़रूरी है, उसकी वैल्यू को लगाना ज़रूरी है। अप्रेजमेंट होती है कि हाँ ये इतनी वैल्यू का गुड्स है या नहीं है। सपोज़ कोई आपका लेके आ रहा है लग्जरी पेपर और वो उसको रद्दी पेपर डिक्लेयर कर रहा है, तो वो लग्जरी पेपर रद्दी पेपर का जो रेट है वो अलग है, तो यहाँ वो ड्यूटी चोरी कर सकता है। एग्जामिनर का काम है उसको बताना कि लग्जरी पेपर कौन सा है, रद्दी पेपर कौन सा है।
प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम है स्मगलिंग को देखना कि हाँ अगर वो जो यहाँ से एग्जामिनेशन होके आया तो जिस लॉरी जिस शिप में जाना है उसमें जब लोड होगा तो प्रिवेंटिव ऑफिसर एक क्लियरेंस देगा उसकी डॉक पर से जो सामान लोड होगा शिप के अंदर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीओ का काम, क्योंकि यहाँ स्मगलिंग हो सकती है। ये जो पेपर का आया इसके अंदर हो सकता है घड़ियाँ डाल दें, ड्रग्स डाल दें, तो पीओ यहाँ पर चेक करता है, पूरे जहाज़ के अंदर घुस सकता है, किसी भी टाइम कुछ भी खुलवा सकता है पीओ, ठीक है। एक्साइज और कस्टम ये दोनों का रहता है। जीएसटी ये जैसे दिल्ली में है तो कस्टम में भी जाते हैं और जीएसटी में भी रहते हैं, मतलब 3 का काम करते हैं, पीओ का भी, एग्जामिनर का भी और जीएसटी का भी। तो ऐसे इनका काम चलता है, 4 साल पीओ एग्जामिनर और 6 साल जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या रहता है आपका जीएसटी में कि आपकी स्क्रूटनी रिफंड ये पार्टी के इशू करने होते हैं, यानी कि उन्होंने जो टैक्स भरा है उसको देखना होता है वो सही है या गलत है। अगर उन्होंने ज़्यादा भरा है तो उन्हें रिफंड इशू करना होता है, और अगर कम भरा है तो उन्हें नोटिस इशू करना होता है, शो कॉज नोटिस, और फिर उनसे टैक्स भरवाना होता है। ये बहुत सारी रेंज बना दी होती है, छोटी छोटी पार्टीज़ उनके अंदर आती हैं, उनसे फिर उनका एक डोमेन बटा होता है, वहाँ पर देखना होता है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा डिटेल में, टेंशन मत लो, ठीक है। और AEO ED जो है ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी कम पोस्ट आई है, इसके अंदर आपका प्रमोशन जो है बहुत फास्ट होता है और पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लड़का हो लड़की हो। आपको बेंगलोर, कोचीन, चेन्नई कहीं भी दे सकते हैं, मणिपुर, नागालैंड जहाँ ऑफिस है, तो इसलिए थोड़ी टफ हो जाती है। प्लस इसके अंदर क्या है आपका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। सुबह 9 बजे गए हो तो रात के 9 बजे तक भी आप बैठे रहोगे ऑफिस के अंदर, क्योंकि काम ही इतना है, स्टाफ कम हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है, नीचे के लेवल पर स्टाफ कम बचता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैसा डिपार्टमेंट है जहाँ वर्कलोड है, पोस्टिंग का कुछ पता नहीं है, छुट्टी लेना तो बहुत ही टफ हो जाता है जब आप काम ज़्यादा होता है तो, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका पोस्टल, ये भी बहुत वैसा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी आपका काम रहता है, छोटे छोटे एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस की आपको इंस्पेक्शन करनी होती है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बाकी डिटेल में बात करूँगा। ये सारे असिस्टेंट हैं, इनके अंदर वही क्लरिकल वर्क रहता है, पोस्टिंग कुछ की दिल्ली है, कुछ की दिल्ली नहीं है, ठीक है। और अब आ जाते हैं मेन आपका हम NIA की आपकी दिल्ली होने के चांस रहते हैं, इसके अंदर ज़्यादा वर्कलोड इसके अंदर भी होता है। NCB MHA नई पोस्ट आई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, बट यही है कि मतलब आप मैनेज करोगे तो हो जाएगा। इसमें भी ट्रांसफर्स है, पोस्टिंग आपकी आपके जोन में भी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है ड्रग्स के केसेस, तो इसलिए नारकोटिक्स में अभी ज़रूरत पड़ी है। हालांकि IO लेवल पर, इंस्पेक्टर लेवल पर यहाँ पर अभी भी GST वाले ही डेपुटेशन पर जाते हैं, ठीक है, और पुलिस वाले, ये अभी भी यही चल रहा है, मतलब इंस्पेक्टर जो है वही जाएगा GST का इंटेलिजेंस ऑफिसर बन के डेपुटेशन में। ये अभी IO जो है हायर नहीं कर रहे, मतलब आप इससे रिक्रूट होकर जाओगे तो हमसे नीचे रहोगे जब हम डेपुटेशन पे जाएंगे। तो हो सकता है जब हमारे 5 साल हो जाए जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके, तो हम सुपरिटेंडेंट SIO लेवल पे यहाँ चले जाएँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जहाँ पर GST वाला क्वालिफाई कर जाता है, CBI के अंदर भी, ED के अंदर भी, पर सब्जेक्ट रहता है कि आपकी 3 साल की सर्विस या 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, अलग अलग सर्कुलर के हिसाब से। वहीं आपके ASO या और कोई पोस्ट नहीं जा सकती इनके अंदर। तो बहुत चार्मिंग डिपार्टमेंट ये बना देते हैं GST और कस्टम्स को, ठीक है। इनकम टैक्स वाले भी जा सकते हैं इसके अंदर। अब आते हैं हम ऑडिटर पोस्ट और डिविजनल अकाउंटेंट की मैं बात करूँगा। डिविजनल अकाउंटेंट में आपकी इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, ऑफिस की पोस्टिंग रहती है, आपको काम जो है करना पड़ता है। अब बायोमेट्रिक भी आ गई है कुछ स्टेट के अंदर, तो इसलिए सोच समझ के भरना। जो DA कूल पोस्ट मानी जाती थी ना, वो अब बायोमेट्रिक आ गई है, ठीक है। तो जो भी इंटरव्यूज़ देखे थे वो अब पुराने हो गए हैं। अब कैग ऑडिटर, इसके अंदर भी आपको AAO की तरह रहता है, सेम काम सेम सब कुछ, बस इसकी ऑफिस में पोस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर AAO एक जा रहा है वो जाएगा ही जाएगा, ऑडिटर ज़्यादा होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ऑडिटर भी फील्ड में जाए। और बाकी मैं डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। और अब कौन सी पोस्ट आई आपकी अकाउंटेंट, ये मैं कर चुका हूँ। कंट्रोलर कैग अकाउंटेंट आपकी सैलरी बनाता है, जो कैग का स्टाफ होता है उसकी, ठीक है। अब जल्दी से मूव कर जाते हैं टैक्स असिस्टेंट वगैरह। अब सारी प्रोफाइल मैं डिस्कस कर लूँगा अभी पोस्ट प्रेफरेंस की जब मैं वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको इंटेलिजेंस समझ आ रहा होगा जो इस चैनल पर शेयर करा जा रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक टू द पॉइंट बातें होती हैं। बाकी पोस्ट बच गई है, मैं इनकी आराम से बात करूँगा, ठीक है। MES हुआ या जो भी हुआ, इन पर वीडियो बना दूँगा। और अभी फ़िलहाल में हम आते हैं आपकी, और कुछ पोस्ट की मैंने बनाई है वो देख लेना आप, जैसे मैंने नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर की बनाई है वो चेक कर लेना, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड पे आ जाता हूँ। एक्साइज के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप ये फुलफिल नहीं कर रहे हो, चश्मे का कोई रोल नहीं है, स्पेक्स कुछ भी लगा रखा हो, आपने स्पेक्स में लिख देता हूँ जो आप चश्मा लगाते हो वो।
फीमेल मेल दोनों चेक कर लेना, हाइट ज़रूर चेक कर लेना फीमेल इस पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले, ठीक है। फिजिकल सब कोई हर कोई कर लेगा, नॉर्मल सा होता है, चलना होता है और साइकिल होती है, हर कोई चला लेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मेन इसमें यह है कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए। अगर कलर ब्लाइंड आप कहीं पर भी पाए गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, वो सिलेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लेना। OH VH इसके अंदर एलिजिबल होते हैं तो वो आप क्राइटेरिया देख लेना। अब बात करूँ CBI के अंदर आइज़ का बहुत बड़ा रोल है, तो आइज़ चेक कर लेना और हाइट GST इंस्पेक्टर से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर आपकी NIA में हाइट CBI GST दोनों से ज़्यादा चाहिए और आंखें आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तो ये देख लेना आप इन पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले, ठीक है। फिर आप सब इंस्पेक्टर जो नया है NCB में, उसकी CBI जितनी हाइट चाहिए और आँखों का भी रोल है और फिजिकल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ये सब कुछ कर लिया। अब CHSL Tier 1 का रिज़ल्ट जो है वो आपका पहले CGL का Tier 2 का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आएगा ये रिज़ल्ट, ठीक है। तो आपका जैसे मैंने बताया वो अगर 17 मई तक आता है तो ये 30 मई या इसके बाद आने के चांस है इसके, ठीक है। CHSL 2022 Tier 1 अटेंडेंस की मैं बात करूँ तो इतने बच्चों ने CHSL 2022 Tier 1 दिया था। तो आई होप आपको बहुत क्वालिटेटिव चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी हूँ इस चैनल पर। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतनी जो आपको सब चीज़ करके देने वाला हूँ उसके लिए भी एक लाइक भाई ज़रूर बनता है, इतना तो है, ठीक है। और सब्सक्राइब आप कर देना, देख लेना अपनी सोच समझ के हिसाब से। थैंक यू सो मच।